उत्तर प्रदेश हुकूमत का कामगार श्रमिक कल्याण आयोग की तश्कील का फैसला। कमीशन लौट रहे गैर मुकीम मजदूरों की तरबियत और इंटर्नशिप कोर्स का करेगा एहतमाम। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के मुल्तवी इम्तिहानात मुल्क भर में 3000 की जगह 15,000 मराकिज में कराए जाएंगे मुनक़िद। वज़ीर बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के दरमियान मुनक़िद होंगे इम्तिहानात। मुल्क भर में घरेलू परवाजें हुई शुरू। दिल्ली हवाई अड्डे पर 80 परवाजें और बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 20 परवाजें मनसूख। आंध्र प्रदेश में 26 मई और मगरबी बंगाल में 28 मई से कुछ परवाजें होंगी शुरू। मुल्क के मगरबी और शुमाली भारत में गर्मी का कहर। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में महकमा मौसमियात ने शदीद गर्म हवाओं के चलने का दिया इंतबाह। मुल्क भर में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद पहुंची 77,103। 57,720 इलाज के बाद हुए सेहतयाब। 4,021 अफराद की मौत। दुनिया भर में कोरोना मामलों की तादाद 54 लाख से ज्यादा। पूरे मुल्क में रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है ईद का त्यौहार। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने दी अहले वतन को मुबारकबाद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से और बुलेटिन की शुरुआत से पहले दूरदर्शन की जानिब से आप तमाम नाजरीन को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां उत्तर प्रदेश हुकूमत गैर मुकीम मेहनतकशों को उनके काम के लिहाज से काम देने के लिए कामगार श्रमिक सेवा योजना और रोजगार कल्याण आयोग की तश्कील की है। उत्तर प्रदेश में अब तक तकरीबन 25 लाख गैर मुकीम मजदूर आ चुके हैं। इन लोगों को ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कोर्स कराकर तरबियत दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम कामगारों और श्रमिकों के लिए जो सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी का है उसकी समीक्षा की है। उन्होंने आदेश दिया है कि जो माइग्रेशन कमीशन जो आयोग अभी गठित करना है उस आयोग का नाम भी उन्होंने दिया है। उस आयोग का नाम है कामगार श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार कल्याण आयोग। कामगार / श्रमिक ब्रैकेट में सेवायोजन एवं रोजगार ब्रैकेट क्लोज कल्याण आयोग। इस आयोग के माध्यम से उनका निर्देश यह है कि सेवायोजन और रोजगार के क्षेत्र में, स्किल मैपिंग के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ऐसे जो श्रमिक और कामगार आए हैं उनकी आवासीय सुविधा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैकेज है उसका सहयोग कराने के लिए ऐसे जो व्यक्ति आए हैं उनकी अप्रेंटिसशिप करने के लिए, अप्रेंटिसशिप करने के समय ट्रेनिंग भी होगी, उनको कुछ मानदेय भी मिलेगा। इसके साथ साथ विभिन्न विभाग जहां पर मैन पावर की आवश्यकता है वहां रोजगार दिलाने के लिए और साथ साथ जो हमारे श्रम एवं रोजगार कार्यालय प्रत्येक जनपद में हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं, उन पर डेटा बनवाने और वहां पर डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी किए गए सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात 1 जुलाई से 15 जुलाई के दरमियान मुनक़िद किए जाएंगे। इन इम्तिहानात के लिए वज़ीर बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल रमेश पोखरियाल निशंक ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि 10वीं के इम्तिहानात पूरे मुल्क में न होकर सिर्फ शुमाल मशरिक़ी दिल्ली में ही मुनक़िद कराए जाएंगे। वहीं 12वीं के इम्तिहानात मुल्क भर में मुनक़िद होंगे। सीबीएसई की जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली वो परीक्षाएं जो छूट गई थी वो परीक्षाएं होंगी। और क्योंकि जो परिस्थितियां इस समय पूरे देश और दुनिया में चल रही हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए, अपने छात्र की सुरक्षा को मद्देनज़र देखते हुए
हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि छात्र को दूसरे केंद्र पर न जाना पड़े, वो अपने ही स्कूल में अब अपनी परीक्षाओं को देगा। ये लगभग यदि उसको दूसरे केंद्रों पर जाना पड़ता तो ये 5,500 केंद्र थे, अब जो बढ़ करके 12,000 से 15,000 के बीच हो जाएंगे, ताकि उसको अपने ही स्कूल में बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के वो अच्छे से अपने स्कूल में परीक्षा दे सकता है। और रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यकम जुलाई से 15 जुलाई के दरमियान मुनक़िद इम्तिहानात के नताइज 15 अगस्त से पहले ऐलान कर दिए जाएंगे। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जो परीक्षाएं हो रही हैं, तो अगले 1 महीने के बाद 15 अगस्त तक हमारी कोशिश होगी कि ये परीक्षाएं और जो परीक्षाएं हो चुकी हैं इनकी कॉपियों का मूल्यांकन हो जाएगा। और मुझे भरोसा है कि CBSE बोर्ड 15 अगस्त तक अपनी परीक्षा परिणाम भी घोषित कर देगा। और तकरीबन 2 महीने के तवील वक्फे के बाद आज सुबह घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो गई। आंध्र प्रदेश में 26 मई और मगरबी बंगाल में 28 मई से कुछ परवाजों की शुरुआत होने जा रही है। आज सुबह दिल्ली में पहली फ्लाइट सुबह 4:45 पर रवाना हुई, जो 23 मुसाफिरों के साथ पुणे पहुंची। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हिफाजती इकदामात के सबब सफर में कई तब्दीलियां की गई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्टों पर सेहत की जांच और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। तमाम एयरपोर्ट्स पर हुकूमत के अहकामात पर अमल आवरी को यकीनी बनाया गया है। इसी दरमियान दिल्ली हवाई अड्डे पर 80 परवाजें और बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 20 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। और लखनऊ एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों की आज शुरुआत हुई। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मुसाफिरों के सफर में तब्दीली की गई है। मुसाफिरों के दरमियान दूरी बनाए रखने और सेहत की जांच के लिए इंतजामात किए गए हैं। वहीं दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए भी आज परवाजों की शुरुआत हुई। इससे पहले भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर ट्रायल रन करके हिफाजती इंतजामात की जांच पड़ताल की गई। इस मशक का मकसद घरेलू उड़ानों के लिए जारी हिदायत पर अमल करना है। मुसाफिरों को कोरोना इन्फेक्शन से महफूज रखने के लिए खुसूसी बंदोबस्त किया जा रहा है। एयरपोर्ट के मुख्तलिफ मकामात, ट्रॉली, ट्रे, एक्सरे मशीन और काउंटर को सैनिटाइज किया गया है। और चेन्नई बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर भी सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए परवाजों की आज से शुरुआत हुई। चेन्नई एयरपोर्ट पर इस तरह इंतजामात किए गए हैं कि मुसाफिरों को कम से कम जगहों पर हाथ से छूना पड़े। इस टच फ्री जर्नी के लिए वसी तौर पर इंतजामात किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट इंतजामिया ने भी आज से परवाजों की शुरुआत कर दी है। एयरपोर्ट अहाते में दाखिल होने से पहले मुसाफिरों के हाथ और जूतों को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग होगी। टर्मिनल भवन के गेट पर एयरपोर्ट इंतजामिया ने मैग्नीफाइंग ग्लास का कैबिन बनाया है, जिसके पीछे से पुलिस एहलकार मुसाफिरों के कागजात चेक करेंगे। मुसाफिरों के बैग को फ्लाइट तक पहुंचाने से पहले और उतारने के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए अलग से टीम तैनात की गई है। और वहीं जम्मू कश्मीर से भी घरेलू परवाजें शुरू हो चुकी हैं। कोविड-19 के मद्देनजर एहतियाती बढ़ती जा रही है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर हिफाजती बंदोबस्त के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा है कि बाहर से जो भी मुसाफिर आएगा उनकी पूरी जांच की जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जे&के का ये फैसला है कि जो भी इनबाउंड पैसेंजर्स होंगे उन सब की टेस्टिंग होगी। किसी भी हिस्से से आ रहे हो, किसी भी मुल्क के हिस्से से आ रहे हो या बाहर से आ रहे हो, एक्सेप्ट जम्मू, उनकी टेस्टिंग होगी यहाँ। उसके बाद वो क्वारंटीन में जाएंगे और जब तक उनका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो क्वारंटीन में रहेंगे। जब उनका रिजल्ट आएगा, नेगेटिव होगा तो वो होम क्वारंटीन के लिए जाएंगे, पॉजिटिव होगा तो वो फिर आइसोलेशन में जाएंगे। 2 महीने के बाद आज एयर सर्विस फिर से शुरू हुई है। जो अपने लोग यहाँ के बाहर फंसे थे, अपने ही मुल्क में डिफरेंट रियासतों में फंसे थे, वो आज घर आ रहे हैं। ईद के दूसरे दिन हमें बहुत खुशी मिली ईद कि हम घर आ सके। शुक्रगुजार हैं सबके कि उन्होंने ये चालू करी। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो फ्लाइट चल गई, फ्लाइट से क्या है बहुत ही आसान हो गया। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई वाज स्टक देयर फॉर मोर देन 2 मंथ्स एंड सो अभी बहुत बढ़िया लग रहा है घर आके यहाँ पे।
और जहां मुल्क के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को हुकूमत उनके घर तक पहुंचा रही है, तो वहीं बैरून मुल्क फंसे भारतीयों के बारे में भी फिक्र जारी है, जिसके लिए मरकजी हुकूमत ने वंदे भारत मिशन का एहतमाम किया है। इसके जरिए हजारों लोगों का घर वापसी का सिलसिला जारी है। कल दोहा से बिहार के गया में 146 मुसाफिरों की वतन वापसी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को 6 जून तक एयरक्राफ्ट में तीनों सीटों पर मुसाफिरों को बैठने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद एयर इंडिया मुंबई हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक उबूरी हुक्मनामा पास करने की दरख्वास्त के साथ ही मामले को वापस मुंबई हाई कोर्ट को भेज दिया है। इससे पहले मुंबई हाई कोर्ट ने एयर इंडिया को हुक्म दिया था कि बगैर मुकर्ररा बैनुल-अक़वामी परवाजों में दरमियानी लाइन की सीट बुक नहीं की जा सकती। वहीं रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने ट्वीट पर बताया है कि इंडियन रेलवे ने 3000 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुहाजिर मजदूरों को उनके आबाई रियासतों में पहुंचाया गया है। इसके बारे में मालूमात फराहम करते हुए रेलवे के वजीर ने सभी रियासतों से रेलवे को ताउन देने और मजदूरों की मदद करने की एक बार फिर से अपील की है। और कोरोना वबा को रोकने के लिए हुकूमत के जरिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में होम्योपैथिक तरीक़ेकार को डॉक्टरों की जानिब से दवाई मिलाकर तैयार किया गया है, जो कोरोना से बचने में बहुत मुफीद साबित हो रहा है। इस सिलसिले में महकमा आयुष व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक की हिसार यूनिट के जरिए मुश्तरका तौर पर बोस्टल और सेंट्रल जेल में होम्योपैथिक की दवाइयां मुफ्त फराहम की गई हैं। सेंट्रल जेल हिसार के मेडिकल डॉक्टर सुशील गर्ग ने बताया है कि अजला में कोरोना वबा को रोकने के लिए हुकूमत के जरिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इसके अलावा जिले में वक्त वक्त पर सैनिटाइज भी किया जा रहा है। सिविल हॉस्पिटल की तरफ से व IIHP हिसार यूनिट की तरफ से आज हमने कोविड-19 जो एक बहुत बड़ी महामारी पूरे देश में फैली हुई है, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन दी है, जिससे कि बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ती है, जिसका नाम आज CCH ने अप्रूव किया है। उसी के बाद ये दवाई सभी जेलों में, सभी बैंकों में हिसार के बांटी जा रही है। बीच में IIHP इंडियन इंस्टीट्यूट होम्योपैथिक फिजिशियन हिसार यूनिट की तरफ से होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे बीच में आए थे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेंटर से भी जो आर्सेनिका एल्बम एक ग्लोब्यूल्स हैं, उसका प्रचार हो रहा है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है कोविड-19 सस्पेक्टेड और पेशेंट्स के लिए। 1200 बंदियों को हम सभी को ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 200 एम्प्लॉयज़ को भी आगे ये आने वाले समय में ये दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और नाज़रीन, आपको बता दें कि वज़ारत सेहत के ताज़ा तरीन अदद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 73,560 हो गई है। इसी के साथ ही सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़कर 54,440 तक जा पहुंची है। कोविड से भारत में अब तक 3,867 लोगों की मौत हो चुकी है। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 54 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। वहीं इस वबा से मरने वालों की तादाद 3,45,000 से तजावुज कर गई है। दुनिया भर में इस वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका है, जहां मुतासिरीन की तादाद 16,41,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और खादी मास्क अब लोकल से ग्लोबल होने जा रहा है। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC अब खादी, कॉटन और रेशम से तैयार फेस मास्क बरामद करने जा रहा है। KVIC ने 2 सतही और 3 सतही कॉटन के साथ साथ रेशम के मास्क को तैयार किया है। खवातीन के लिए खास तौर से रेशम का डिजाइन मास्क तैयार किया गया है। KVIC के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने हमारे नामानिगार शिलेंद्र मिश्र को बताया कि मुल्क में खादी से तैयार मास्क की जबरदस्त मांग है और अब इसे बरामद करने की तैयारी है। हम लोगों ने 15 अप्रैल को अपना डबल लेयर्ड कॉटन मास्क जो है लॉन्च कर दिया और उसके बाद लगभग हमारे पास करीब 8 लाख मास्क की सप्लाई के ऑर्डर्स आए। हम लोगों ने अभी तक करीब 6.5 लाख मास्क सप्लाई कर दिए हैं। जो हम लोगों ने अभी तक जो मास्क को सप्लाई किया है, राष्ट्रपति भवन को बहुत लार्ज क्वांटिटी में दिया है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने हमसे परचेज किया है,
बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने परचेज़ किया है, जम्मू कश्मीर सरकार ने हम लोगों से परचेज़ किए, और आम पब्लिक हमें ईमेल पर अपने ऑर्डर्स देती है। अभी जब से हमारे आउटलेट्स खुल गए हैं, लोग आते हैं, ख़रीदते हैं, तो ये चल ही रहा है। अभी हाल ही में हम लोगों ने 2 दिन पहले सिल्क मास्क, ट्रिपल लेयर सिल्क मास्क को लॉन्च किया है। ये महिलाओं के लिए है। ये मास्क की खासियत ये है कि इसमें 2 लेयर कॉटन फैब्रिक की है और 1 लेयर सिल्क की है। ये फैशनेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, वॉशेबल है, स्किन फ्रेंडली है और साथ साथ स्मार्ट है। और इसको हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि ये एक्सपोर्ट के लिए जो है बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल होने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपको ग्लोबल जो है अपने लोकल प्रोडक्ट्स को करना है। इन मास्क को बनाने में कितने रोजगार एक नए पैदा हुए, या जो महिलाओं को जो ज़मीनी स्तर पर काम करती हैं उनको फ़ायदा हुआ? अभी मैं आपको ये बताऊं कि जब ये मास्क बन रहा है तो 1 मीटर के अंदर करीब जो है 10 मास्क जो हैं बनते हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि जो अभी तक हम लोगों ने करीब 70,000 मीटर कपड़ा जो है वो यूज़ कर लिया है। सिलाई में रोज़गार क्रिएट हो रहा है, कटिंग के लिए अलग टीम होती, उसमें रोज़गार क्रिएट हो रहा है। और सिल्क के मास्क में आपने देखा होगा कि कान के पीछे लगाने के लिए एक इलास्टिक लगी हुई है, वो करीब 9 जो है इंच लगती है। वो जो इलास्टिक बनाने वाली कंपनी, उनको रोज़गार मिल रहा है। और इसमें बहुत ही खूबसूरत 2 बीड लगाए गए हैं, 4 बीड्स लगे हुए हैं, जो महिला अपने कान पर उसको एडजस्ट कर सकती है अपने साइज़ के लिहाज से। इन बीड बनाने वालों को भी रोज़गार मिल रहा है। पैकेजिंग हो रही है, उसमें रोज़गार मिल रहा है। तो एक मास्क जो है अब एक ही समय में कम से कम 7 से 8 लोगों को रोज़गार दे रहा है। यही खादी की ताकत है। क्या कोई अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में कितनी मांग बढ़ने वाली है? हमारा टारगेट है कि जो हमारे खादी के जो डबल लेयर्ड मास्क हैं उनको कम से कम हम 10 करोड़ का हमारा लक्ष्य है उसको बेचने का। और सिल्क का जो मास्क है वो कम से कम 1 करोड़ मास्क का हमारा टारगेट है। अगर हम इस टारगेट को पूरा करते हैं तो हम ज़मीनी स्तर पर लोकल लोगों को रोज़गार क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकेंगे। और अब बात मौसम की करते हैं, जहां मुल्क भर में गर्मी ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे दर्जे हरारत के सबब लोगों को अब जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। शुमाली भारत के कई हिस्सों में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाने के साथ ही महकमे मौसमियात ने इतवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने मशरिकी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज इंतबाह भी जारी किया है। इसके साथ ही अगले 2 दिनों में कुछ हिस्सों में दर्जे हरारत को 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे के मुताबिक इस गर्मी के मौसम में पहली बार ही लू से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने अपने बाकायदा बुलेटिन में कहा है कि अगले 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लू के हालात बने रहेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ, आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों, यानम, रायलसीमा और कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी अगले 3-4 दिनों के दौरान भी लू चल सकती है। और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी NCMC ने काबीना सेक्रेटरी राजीव गोबा की सदारत में आज मीटिंग का इनेकाद किया। मगरबी बंगाल में गर्दाबी तूफान अम्फन से पैदा सूरत हाल और बाज़ाबादकारी की कोशिशों के जायजे के लिए NCMC की ये चौथी मीटिंग थी। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया था, जो जारी की जा चुकी है। तूफान से मुतासरा ज्यादातर हिस्सों में टेलीकॉम की खिदमात बहाल कर दी गई हैं। वज़ारत दाखिला नुकसानात के जायजे के लिए एक मरकजी टीम मगरबी बंगाल के लिए रवाना करने वाली है। और राजस्थान में कई जिलों को मुतासिर करने के बाद टिड्डी अब जयपुर में भी दाखिल हो गए हैं। ये टिड्डी दारुल हुकूमत के कई आबादी वाले इलाकों में घरों के आसपास मंडरा रहे हैं। आज सुबह सुबह टिड्डियों को देखकर लोग घबरा गए। रियासत के 8 अजला में ये पहले ही फसलों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। ऐसे वक्त में ये मामला पेश आ रहा है जब मुल्क कोरोना के कहर से दो चार है।
और राजस्थान के सरहद से मुत्तसिल मध्य प्रदेश के सरहदी अजला में टिड्डियों के आने की इत्तला के बाद इंतजामिया ने मुताल्लिका इलाकों के किसानों के लिए रहनुमा हिदायत जारी किए हैं। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि टिड्डियों के मामले पर सूरत हाल पर हमारी नजर है। और भारतीय हॉकी के अजीम खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का इंतकाल हो गया है। वो 95 बरस के थे। 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त तक सेहत से मुतालिक परेशानियों से नबर्द आजमा बलबीर सिंह ने आज चंडीगढ़ के एक अस्पताल में आखिरी सांसें ली। बलबीर सिंह सीनियर ने 1948 लंदन, 1952 हेलसिंकी और 1956 मेलबोर्न ओलंपिक में भारत को सोने का तमगा दिलाने में अहम किरदार अदा किया था। और हॉकी के मायानाज खिलाड़ी पद्मश्री बलबीर सिंह के इंतकाल पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वजीर आजम ने कहा कि पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर जी को हॉकी के मैदान में उनकी यादगार कारकर्दगी के लिए हमेशा याद किया जाएगा। बेशक वो एक शानदार हॉकी खिलाड़ी थे। उन्होंने एक अजीम उस्ताद की शक्ल में भी अपनी पहचान बनाई। उनके इंतकाल से काफी दुख हुआ है। उनके कुनबे और खैरख्वाहों के तई इजहार ताज़ियत। वहीं भारतीय हॉकी के मायानाज खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के इंतकाल पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके अफसोस का इजहार किया है। अमित शाह ने कहा है कि पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर जी एक मशहूर हॉकी खिलाड़ी थे। उनके इंतकाल के बारे में जानकर काफी दुख हुआ। उन्होंने अपनी हॉकी स्टिक से आलमी हॉकी में लामहदूद छाप छोड़ी है। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं 3 बार ओलंपिक तमगा याफ्ता बलबीर से मिला। उनके कुनबे के तई मेरा इजहार ताज़ियत। और इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय हॉकी के मायानाज खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट कर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। मरकजी वजीर ने लिखा कि मशहूर हॉकी खिलाड़ी और 3 मरतबा ओलंपिक तमगा याफ्ता बलबीर सिंह सीनियर के इंतकाल की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। अहले खाना के तई ताज़ियत। ओम शांति। और अब खबरें ईद से मुतालिक। आज मुल्क भर में ईद मनाई जा रही है। आइए जानते हैं कि रमजान के बाद ईद आने और इसमें फितरा अदा करने का क्या मकसद है। नाज़रीन, आज यकम शव्वाल है, यानी ईद का दिन है, जो रमज़ानुल मुक़द्दस के इख्तिताम पर आता है। ये दिन उस तरबियती वक्फे यानी रमज़ान के बाद आता है जिसमें 1 माह तक हमा वक्त ये तरबियत मिलती है कि अपने आप को किस तरह जिस्मानी और रूहानी तौर पर काबू में रखना चाहिए। अब इस तरबियती वक्फे के बाद का पहला दिन ईद के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद ये है कि हम तरबियत याफ्ता होकर और बक़द्रे ज़र्फ़ रूहानी बुलंदी हासिल करके अमली तौर पर दुनिया का सामना करने जा रहे हैं। पूरे मुल्क में आज ईद का दिन मनाया जा रहा है। ईद का दिन अगरचे मिलने मिलाने का दिन है, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान हमें हुकूमत के ज़ाब्तों पर अमल करते हुए और रमज़ान की तरबियत से फ़ायदा हासिल करते हुए अपने आप को काबू में रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए मिलने मिलाने से परहेज़ करना है। ईद के दिन गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना और खुशबू लगाना, नीज़ ताक अदद खजूर या कुछ मीठी चीज़ खाकर ईदगाह जाना सुन्नत है। लॉकडाउन के दौरान ईदगाह तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन बकिया सुन्नतों पर अमल किया जा सकता है। एक हदीस में यह बात कही गई है कि अगर तुम सालेह हो तो अच्छे कपड़े पहनना तुम्हारी नेकी को कम नहीं कर सकता, और अगर तुम सालेह नहीं हो तो पुराने कपड़े पहनना तुम्हें सालेह नहीं बना सकता। ईद के दिन ईद की नमाज से कबल तक सदक़ा फ़ित्र अदा करना भी वाजिब है। फ़ित्रे की रकम अदा करने के 2 मकासद हैं। पहला ये कि अगर रमज़ान के रोज़े के दौरान आपसे कोई गलती हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी तो उसका कफ़ारा हो जाए और आपके रोज़े की तमाम कमियां दूर हो जाएं। दूसरे ये कि ईद के दिन ये फ़ित्रा गरीबों की खुशी का सामान बने और वो भी ईद की खुशी में शरीक हो सकें। फ़ित्रे से मुतालिक ये बात नहायत अहम है कि ईद की नमाज से कबल तक ही फ़ित्रा अदा किया जा सकता है। अगर नमाज के बाद अदा किया गया तो वो फ़ित्रा नहीं बल्कि आम सदक़े के ज़ुमरे में आएगा और फ़ित्रे की अदायगी नहीं हो सकेगी। हदीसों में ईद के बाद यानी शव्वाल के पूरे महीने में मज़ीद 6 रोज़े रखने का जिक्र है और कहा गया है कि जिसने ये 6 रोज़े शव्वाल में रखे गोया उसने पूरे साल के रोज़े रखे। बहरहाल आज पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ ईद मनाई जा रही है और हर जगह लॉकडाउन के ज़ाब्तों पर अमल किया जा रहा है। मस्जिदें बंद हैं और लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं।
राशिद शम्सी, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ईद उल फित्र की मुनासबत से अहले वतन को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर अमन व खुशहाली की नेक तमन्नाएं जाहिर की हैं। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा है कि मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। ये मौका मुक़द्दस रमज़ान के रोज़ों और इबादतों के बाद आता है। ये त्यौहार मोहब्बत, अमन, भाईचारे और यकजहती का इजहार है। इस मौके पर हम महरूमों की मदद के आज़म का इयादा करते हैं। कोविड-19 बहरान के पेश नज़र हम ज़कात मज़ीद फयाजी के साथ अदा करें, सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करें। ईद का त्यौहार रहमदिली और नेकी का जज्बा मजबूत करें। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि इस खास मौके ने हमदर्दी, भाईचारा और हम आहंगी के एहसास को आगे बढ़ाया है। सभी तंदुरुस्त और खुशहाल रहें। वहीं अक़लियती उमूर के मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद की नमाज अपने घर पर ही अदा की। कोरोना वायरस की वजह से इस बार ईद की नमाज इज्तिमाई तौर से अदा नहीं की गई। ईद के मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने अहले वतन को मुबारकबाद दी है और कोविड-19 की वबा से निजात मिलने के लिए दुआएं की। वासियों के ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कोरोना की जो चुनौतियां हैं, कोरोना का जो कहर है, उससे सभी मजहब के लोग, चाहे वो मंदिर हों, गुरुद्वारे हों, चर्च हों, मस्जिदें हों, वहाँ पर जो है वो जो भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम हैं वो नहीं हुए। और हिफाजत के साथ इबादत ने ही जो हमारे कोरोना से लड़ाई है उसमें हमें काफ़ी हद तक कामयाबी दी है। दुआ हम सब ने की है। हिफाजत के साथ इबादत के इसी पैगाम के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आप तमाम नाजरीन को दूरदर्शन की जानिब से ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। कल सुबह 9 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाज़त दीजिए। आदाब।